हमारा यूनिवर्स मानो किसी भूतिया शहर की तरह ही वीरान पड़ा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हम माने कि जीवन सिर्फ एक मामूली सी चीज है, जैसे कि हम इस नीले से दिखने वाले गोले पर मौजूद हैं, तो फिर इस यूनिवर्स में हम जैसे या हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद होनी चाहिए थी और वीरान पड़े इस यूनिवर्स में रेडियो सिग्नल से भरा होना चाहिए था। जैसे कि आज हम धरती पर सेकंडों में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वैसे ही वह सभी सिविलाइजेशन आपस में कम्युनिकेट कर पाती। तो फिर आज तक हम किसी भी सभ्यता को क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्या फिर यह हमारा सिर्फ भ्रम है, या फिर उन सभी सिविलाइजेशन को हमसे छुप कर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो हमें उन्हें खुद ढूंढना होगा और हमें ऐसे पक्के सबूत जुटाने होंगे जो किसी दूसरी सभ्यता के होने के हमें परिमाण देते हों। और इस सवाल का जवाब हमें हमारे सोलर सिस्टम के इस लाल ग्रह पर देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर भी कभी पृथ्वी जैसा जीवन मौजूद था, यानी कि मंगल ग्रह, जिस पर अब से करोड़ों साल पहले पानी मौजूद था, जिसके सबूत हमें अब धीरे धीरे मिल रहे हैं मंगल की सतह पर। बस वेट है वहाँ पर किसी दूसरी सभ्यता को खोजने की। इसी शक को और भी सही से बताती हैं हमारी कुछ ये थ्योरीज, जिनके अनुसार माना जाता है कि मंगल पहले बर्फ से ढका हुआ ग्रह था और फिर एक एस्ट्रॉइड मंगल से टकरा गया, जिसने मंगल की काया पलट कर दी और उस टक्कर से मार्स पर जमी सभी बर्फ पिघलने लगी और वहाँ नदियां बहने लगी, समुद्र बनने लगे और धीरे धीरे जीवन का उद्गम भी शुरू हो गया और इनमें एवोल्यूशन भी अपने चरम पर पहुंचने लगा। लेकिन अगर आज की इसकी परिस्थितियों को देखें तो हमें मार्स सिर्फ एक वीरान खाली पड़ा प्लेनेट दिखता है। मंगल ग्रह पर किए गए मिशन से मिले डेटा के अनुसार वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अतीत में मंगल के गैल क्रेटर में पानी भरा था। ये वही पानी था जिससे ही जीवन की शुरुआत एक छोटे स्तर पर होती है और किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को ढूंढने की बात कर रहे हैं तो पानी इसमें हमारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उनका उद्गम भी हमारे तरह हुआ है या फिर अलग से। सिर्फ पानी के ट्रेसेस से हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वहाँ पर रहने वाले लोग कितने एडवांस और इंटेलिजेंट थे, जिसके लिए हमें कुछ और भी डेटा को इकट्ठा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल बेस्ड एटॉमिक बाय प्रोडक्ट या फिर रेडियो सिग्नल्स आदि। जॉनी वैंडरबर्ग नासा के फॉर्मर फिजिसिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने मार्स के बारे में कुछ ऐसा खुलासा किया जिसमें बताया कि तकरीबन आज से 300 मिलियन साल पहले मार्स पर हमला हुआ था। लेकिन ये किसने किया इसके पक्के सबूत तो नहीं है, पर सबूतों के आधार पर पता चलता है कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने मार्स पर न्यूक्लियर अटैक किया था, क्योंकि क्यूरियोसिटी रोवर के डेटा को खंगालते हुए वैंडरबर्ग को मंगल पर काफी भारी मात्रा में जीनोन 129 के ट्रेसेस मिले। जीनोन एक नोवल गैस है जो कि किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है और जीनोन 129 उसी गैस का एक रेडियो आइसोटोप है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीनोन 129 किसी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाला एक प्रोडक्ट है। ऐसी कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं होती है जो कि जीनोन 129 को क्रिएट कर सके, और खास तौर पर मंगल जैसे ग्रह पर तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये नोटिस करने वाली बात थी कि हमसे अरबों किलोमीटर दूर न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन बाय प्रोडक्ट वहां कैसे पहुंच गया, जो कि चौंकाने वाला फैक्टर था। आखिर मंगल पर ऐसा क्या हुआ? जीनोन 129 का लेवल इतना कैसे बड़ा हो गया? इस फैक्टर ने सभी को परेशान करके रख दिया। लेकिन जब इस टॉपिक पर वैंडरबर्ग ने अपने विचार रखे तो सबके सब सोच में पड़ गए। यहाँ तक कि पहले वैंडरबर्ग ने भी यही सोचा था कि मार्स पर इसका इतना लेवल किसी नेचुरल प्रोसेस से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मिक रेज। लेकिन फिर उन्होंने बाद में इशारा किया एक न्यूक्लियर अटैक की ओर। जब आमतौर पर धरती पर एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर हमें जीनोन 129 भारी मात्रा में मिलती है, लेकिन मार्स पर जो हमें रेडियो आइसोटोप देखने को मिला उसका लेवल हमारी धरती के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना अधिक था। इससे एक बात तो साफ थी कि वहाँ पर अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ होगा तो वह काफी डेंजरस और तबाही वाला हुआ होगा, जिसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। मंगल पर ऐसी 2 जगह मिली हैं जहां पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिले हैं। मतलब कि मंगल के उत्तरी गोलार्ध में 2 हॉट स्पॉट हैं
जहां पर रेडिएशन स्तर बाकी सभी की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अनुसार मंगल पर 2 सिविलाइजेशन थी जिन्हें वे सिडोनियन और यूटोपियन कहते हैं। वो सिविलाइजेशन अभी तक ज्यादा विकसित नहीं हो पाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि मंगल पर सिडोनियन और यूटोपियन दोनों सिविलाइजेशन पृथ्वी पर उपस्थित मिस्र में रह रही ब्रॉन्ज एज की रही सिविलाइजेशन जैसी विकसित हो पाई होंगी, जो बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाने वाले थे, जैसे बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े पिरामिड्स। इन दोनों सिविलाइजेशन में सिडोनियन सिविलाइजेशन पहले से ही फेस एंड मार्क्स के लिए ही जानी जाती है, जैसे हमारी पृथ्वी पर मौजूद पिरामिड्स जो अब समय के साथ साथ खराब होते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही मंगल पर बने ये स्कल्पचर्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वैंडरबर्ग ने कहा कि किसी इंटरगैलेक्टिक इंटेलिजेंट रे ने इन दोनों सिविलाइजेशन पर एटॉमिक अटैक करके उन्हें नष्ट कर दिया, उनके सारे लाइफ ऑफ साइंस खत्म कर दिए। लेकिन अब यह हमला क्यों किया गया था, तो इसका जवाब आपके दिमाग हिला सकता है, क्योंकि वो एडवांस सिविलाइजेशन भी मंगल पर नहीं रही। इसका सिंपल सा जवाब हो सकता है कि वे मंगल पर उपस्थित संसाधनों को लेना चाहते थे, ना कि मंगल पर अपना घर बसाना चाहते थे और संसाधनों के साथ चलते बने। और शायद यही कारण था कि मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड बिखरी पड़ी है। मंगल पर उपस्थित जीनोन 129 को लेकर काफी और भी थ्योरीज सामने आई, जो कि इस इंटेलिजेंट एटॉमिक अटैक से थोड़ी हटके थी। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मंगल पर किसी एस्ट्रॉइड से आए हों, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कुछ खास नहीं था, क्योंकि वैंडरबर्ग का कहना था कि अगर जीनोन 129 किसी एस्ट्रॉइड से मंगल पर आया है तो उस एस्ट्रॉइड के टकराने से मंगल पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बना होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। इसके उत्तर में वैंडरबर्ग बताते हैं कि अगर मार्स पर कोई क्रिएटर नहीं है तो इसका मीन्स ये है कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जमीन से थोड़ा ऊपर हुआ था, जैसे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वहाँ कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं बन पाया, परंतु तबाही का मंजर इतना खतरनाक था कि उसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। वैंडरबर्ग के अनुसार मार्स पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वहाँ कोई क्रेटर तो नहीं पाया गया, परंतु उस तबाही ने सब कुछ नष्ट करके रख दिया होगा। उस एटॉमिक एक्सप्लोजन ने पूरे मंगल का एटमॉस्फेयर तबाह करके रख दिया, जो आज तक ठीक नहीं हो पा रहा है। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर से भी जीनोन 129 रिलीज हो सकती है, जैसे कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर हुई थी। एक ग्रह एक प्रकृति तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। वहीं वैंडरबर्ग मानते हैं कि मंगल एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि मार्स पर जीनोन 129 होने के कारण आयोडीन भी हो सकता है। आयोडीन 129 डीके होकर जीनोन 129 में बदल जाता है, लेकिन अब यह आयोडीन का आइसोटोप पहले से ही मंगल पर मौजूद था या फिर किसी एस्ट्रॉइड से आया था, इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए अनुमानों से पता चलता है कि मंगल पर संपूर्ण आयोडीन पूरी तरह से डीके हो चुकी है और इतनी अधिक मात्रा में जीनोन 129 का होना इसी आयोडीन का एक कारण है। लेकिन ये थ्योरी जब गलत हो जाती है कि केवल मार्स के 2 हिस्से पर ही इसका लेवल इतना अधिक क्यों है, सभी जगह क्यों नहीं, पर ये इन 2 स्थानों पर ही इतना कंसंट्रेटेड क्यों है। लेकिन जब ये बात चल ही रही है तो ऐसा तो नहीं कि वे एलियंस हमारे पूर्वज रहे होंगे, या फिर कोई सुमेरियन सभ्यता के गॉड अनुनाकी, या फिर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन। और क्या सच में मंगल पर कभी जीवन रहा था, या फिर ये सिर्फ हमारा भ्रम है। इस टॉपिक पर सदियों से बहस चली आ रही है, परंतु आज हम इतने विकसित होने के बाद भी इसका कोई सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आपको क्या लगता है मंगल सिविलाइजेशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।